Namaskar friends, welcome to MPPSC Utkarsh. My name is Pooja Dwivedi and Datia has become the third hottest in the country with temperatures reaching up to 48 degrees Celsius almost. And this is going to be one of the biggest takeaway this season is climate change is real of course. The climate change pattern is not surprising us anymore. हर दिन हम देख रहे हैं कि चेंज यहाँ पे किस तरह से बढ़ रहा है. ऐसी जगहों पे जहाँ शायद टेम्परेचर्स 40 के अबव नहीं जा रहे हैं वहाँ 44-45 तो नॉर्मल हो गया है. कई जगहों पे तो 48 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच रहा है, जैसे नजफगढ़. हम तो जानते हैं नजफगढ़ का केस अभी रिसेंट में क्या हुआ है. साथ ही साथ दतिया एंड MP हैज़ ऑल्सो रीच्ड 47.5 डिग्री सेल्सियस. And this of course shows us, this map properly shows us that how climate change is impacting so many districts. Mercury has soared. Mercury means the temperature has soared 47.5 degrees and this is a reason to worry. This has happened in Madhya Pradesh, Datia, while Guna and Gwalior have also been baked at 45.5 degrees. एक ऑफिशियल ने बताया. नजफगढ़ जो कि दिल्ली में है, इससे मरकरी को टच करते हुए देखा टेम्परेचर 47.8 हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 48 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट है. उसके बाद आगरा है सेकेंड नंबर पे 47.7 एंड देयर आफ्टर वी हैव दतिया. द वेदर ब्यूरो ऑफिशियल हैज़ ऑल्सो सेड दैट इंदौर, भोपाल, जबलपुर यहाँ पे भी टेम्परेचर्स 43.1, 43, 41 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहे हैं. रेन थंडरस्टॉर्म्स कुछ जगहों पे हो रही हैं ईस्ट मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो, और कुछ पॉकेट्स ऑफ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश में कुछ कंडीशंस हैं, है ना. यहाँ पे हीट वेव की कंडीशंस भी बढ़ रही हैं. कुछ एरियाज विंड टचिंग द स्पीड ऑफ 40 to 50 किलोमीटर पर आवर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स इस समय लू बहुत चलती है. सीजनल विंड है ना, लू बहुत चलती है इस समय. तो यहाँ पे हीट वेव्स के बारे में बात करते हैं. हीट वेव्स होती क्या है? ये एक टाइम पीरियड है जब अनयूजुअली हाई टेम्परेचर हो जाता है, जैसे अभी हीट वेव ही बोलते हैं इसको, और ये हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होती है. सेहत पे ये बहुत बुरा असर डालती है, बिकॉज अगर आप बहुत लंबे समय तक बाहर हैं हीट वेव के टाइम पे तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकते हैं. दैट कैन रिजल्ट इन योर डेथ ऑल्सो. सो मेक श्योर इफ एनीबडी हैज़ टू गो फॉर इम्पॉर्टेंट रीजंस देन ओनली मूव आउट ऑफ द हाउस. Otherwise during very peak hours from 10-11 AM to 3 PM to 4 PM प्लीज़ डू नॉट वेंचर आउट. और अगर आप ऑफिस जाना है तो प्लीज़ ऐसे टाइम पे जाइए जहाँ पे ऑफिस के टाइम 9 बजे से अगर 5 बजे तक है देन इट्स गुड. बट अगर आपको 12 बजे जाना है एंड देन वापस 8 बजे आना है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नीड इट रियली. हीट वेव्स इज़ अ पीरियड ऑफ अनयूजुअली हाई टेम्परेचर. जनरली इंडिया में मई से जून तक रहते हैं और कुछ इंस्टेंसेस में ये जुलाई तक भी जाते हैं. अगर IMD की बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसको डिटरमाइन करके हीट वेव समझते हैं. हीट वेव इज़ डिक्लेयर्ड. कब डिक्लेयर होती है? IMD कब डिक्लेयर करता है कि हीट वेव चल रही है? जब प्लेन्स पे, यानी कि जब मैदानी क्षेत्र हैं, स्पेशली अगर गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, नीचे के एरिया देखें जो अब बाकी आपके इंडिया के एरियाज़ हैं अपार्ट फ्रॉम द हिमालयज़ एंड द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये सारे प्लेन एरियाज़ में आते हैं. और इन प्लेन एरियाज़ पे अगर मैक्सिमम टेम्परेचर एटलीस्ट मतलब मिनिमम 40 डिग्रीज पहुँच गया है तो हीट वेव बोली जा सकती है. और अगर ये कोस्टल एरियाज़ पे हो हीट वेव, कोस्टल एरियाज़ की अगर बात करें तब वहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए. कोस्टल एरियाज़ में 37 डिग्रीज़ होता है, ठीक है. और अगर हिली रीजन्स की बात करें मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस अगर हो जा रहा है तो यहाँ हीट वेव है. तो मतलब तीनों जगह के लिए अलग अलग कंडीशन है. प्लेन्स के लिए मिनिमम 40 है, कोस्टल एरियाज़ के लिए मिनिमम 37 है और हिली के लिए मिनिमम 30 है. तो इसके अबव अगर टेम्परेचर जा रहे हैं तो हीट वेव है. टेम्परेचर डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि अगर हीट वेव जब नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ी अलग से भटक जाती है, डेविएशन हो जाता है, तब भी देखा जाता है. अगर हीट वेव तब डिक्लेयर होगी जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो वहाँ का है ये 4.5 डिग्री सेल्सियस से या फिर 6.4 डिग्री सेल्सियस के रेंज से अबव द नॉर्मल टेम्परेचर चला जाए, या तो फिर मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस चला जाए. एक सीवियर हीट वेव डिक्लेयर की जाती है. हीट वेव कंडीशन तब भी आती है जब मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री का देखा जा रहा है 47 डिग्री से किसी एक गिवन डे पे. तो मतलब मोस्ट ऑफ द एरियाज़ ये हीट वेव की चपेट में आ रहे हैं भारत में. तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द warming of the climate and the temperature is increasing day by day. This is called as global warming, and global warming is responsible for this. What is happening is known as climate change. तो climate change किसकी वजह से होता है? जब global warming होती है. global warming क्यों होती है? Because of the presence of some gases सच एज, कौन कौन सी गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी कुछ गैसेस है। मीथेन, जो अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय तक प्रेजेंट रहती हैं तो ये टेम्परेचर्स इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। और ये गैस है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें CO2। CO2 अगर अनबैलेंस्ड हो जाए, अनबैलेंस्ड यानी कि CO2 का इंपॉर्टेंस क्या है? CO2 का इंपॉर्टेंस ये है कि प्लांट्स जो हैं इसी से फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। तो जितना वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ट्रीज अपने में रख लेते हैं, अपने स्टेम्स वगैरह में बचा लेते हैं एज फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। और फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन हमें देते हैं, साथ ही साथ फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, फिर यही साइकिल चलती है। इसे हम कार्बन साइकिल कहते हैं। पर ये कार्बन साइकिल अब बिगड़ गई है। रीज़न क्या है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स हम कंटिन्यूसली जला रहे हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। इनका इस्तेमाल से क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी बहुत ज़्यादा वायुमंडल में हमारे एटमॉस्फेयर में एमिट हो रही हैं, जिसकी वजह से इनकी हीट रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। हीट बहुत ज़्यादा कैच करके रख रही है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, चरम मौसम संबंधी घटनाएँ हो रही हैं। बारिश हो रही है तो होती ही चली जा रही है, सूखा पड़ा है तो पड़ा ही चला जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें किस वजह से हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा है होते हुए, जब से 18वीं सेंचुरी में बहुत सारी कंट्रीज़ ने, स्पेशली इंग्लैंड ने, अपने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया तो जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जलाए, जिसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ने लगे। और यही है ग्लोबल वार्मिंग का पूरा पूरा टर्म, पूरी अंडरस्टैंडिंग इसकी यही है। लॉन्ग टर्म इंक्रीज जो अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में प्राइमरीली ह्यूमन एक्टिविटी से जो हो रहे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, प्राइमरीली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक्चुअली क्लाइमेट साइकिल चलती ही रहती है। ग्लोबल, पहले ग्लोबल वार्मिंग होती है, फिर ग्लोबल कूलिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग, फिर होगी ग्लोबल कूलिंग, फिर से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ये तो नॉर्मल नेचुरल साइकिल है। साथ ही साथ कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जैसे जिससे हमें बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज अपने एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्केनोज के बर्स्ट होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेज आती हैं। बट प्राइमरीली ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो हो रहा है, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो यूज़ होता है, हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब की वजह से कंटिन्यूसली टेम्परेचर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ओवरऑल वार्मर टेम्परेचर्स बनाता है। इसी की तरह हीट आइलैंड इफेक्ट भी होता है। हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्ड हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, रेलवेज़, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें हो गई। बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? डिफॉरेस्टेशन करना पड़ा। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वन आवरणों की कटाई करनी पड़ी, निर्वनीकरण करना पड़ा। आसपास जिस एरिया में ट्रीज़ मौजूद हैं यहाँ तो ठंडा रहेगा, पर वो जो बीच का एरिया है वो गर्म रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे। इसी को कहते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट। जोग्राफी और टोपोग्राफी इससे बहुत ज़्यादा भी असर पड़ता है। हीट आइलैंड इफेक्ट ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि पेड़ों को काट के रोड बना दे रहे हैं, पेड़ों को काट के बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूसली हम जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दी नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतों के लिए अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कुछ जोग्राफिक फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि लैंडलॉक्ड वैली की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है ना। उसके बाद प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्रॉट, कहीं बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए सूखा पड़ रहा है या पानी नहीं बरस रहा है तो मॉइस्चर नहीं होता, जिसकी वजह से फिर वर्षा नहीं होगी, ये भी प्रॉब्लम है। क्लाइमेट भी आजकल वेरिएट कर रहा है। एल नीनो यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन है उसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से क्या होता है, पूरे विश्व का तापमान, पूरे ग्लोब के क्लाइमेट पे असर पड़ता है। तो वैश्विक तापमान भी उसी से इम्पैक्ट होता है। तो एल नीनो की वजह से भी हो रहा है। एल नीनो में वार्मर ओशन वाटर्स जो ट्रॉपिकल पैसिफिक पे हैं ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन बदल देते हैं। हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी होता है। हीट वेव ज़्यादातर हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से होती हैं।
एक रीजन में। ये सिस्टम वार्म एयर को ट्रैप कर लेती हैं अर्थ के सरफेस पे और नॉर्मल मूवमेंट ऑफ एयर मास को हटा देती हैं। एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर साउथ वेस्ट मानसून पे बहुत डिपेंड करता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून पे। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून भी वीक हो जाता है जब एल नीनो का साल आता है, तो बारिश कम होती है, इससे फूड सिक्योरिटी थ्रेट होती है, फूड पब्लिक हेल्थ। अब खाना ही नहीं, उतना उत्पादन नहीं होगा, उतना अगर क्रॉप हार्वेस्ट नहीं होगा तो फिर फूड सिक्योरिटी तो लैक करेगी ही। साथ ही साथ इंडिया में लोगों की सेहत भी ख़राब होने लगती है। आजकल ही देखिए हार्ट अटैक्स कितने बढ़ गए हैं। इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारा जो रीजन है ना एक्सपोर्ट करने वाला रीजन है, अगर हमारा फूड सिस्टम जो फूड एग्रीकल्चर सिस्टम है वही वीक हो गया तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो मतलब हम कमाई भी कम करेंगे, तो इंडियन इकोनॉमी भी प्रॉब्लमैटिक होगी और फिर हेल्थ इश्यूज़ तो है ही। इन्वायरमेंट में आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखेंगे, जैसे जंगल में आग लग जाना, उससे कितने सारे जानवर मर जाते हैं और फिर वहाँ का तापमान फिर से बढ़ने लगता है। उसके अलावा कहीं अचानक से फ्लड्स आ गए तो डैम वगैरह टूट जाते हैं, ये भी प्रॉब्लमैटिक है। तो अगर आपको हीट वेव आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि चक्कर आ रहा है बाहर निकलने से, वीक लग रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ये मतलब आपको हीट स्ट्रोक लग गया है। यहाँ पे आप एक ठंडी जगह पे तुरंत मूव करिए, पंखे के नीचे बैठिए, एसी के पास बैठिए, पानी पीजिए रिहाइड्रेशन के लिए, और फिर मेडिकेशन जो भी मेडिसिन रखते हैं ना 25 डिग्री सेल्सियस या उससे बिलो भी रखिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। रिस्क कैसे हम हटा सकते हैं हीट वेव का? पहली बात तो अर्बन फॉरेस्ट लगाने की ज़रूरत है। जितना हम वनों को लगाएंगे अपने शहरों में उतना तापमान ठंडा रहेगा, उतना इम्पॉर्टेंट है ये अर्बन का। और अर्बन लेआउट जो होता है ऐसा होना चाहिए कि वेटलैंड्स रहें, पॉन्ड्स रहें, झील रहें, जिससे ठंडी रहे वो जगह, साथ ही साथ वहाँ पे इवेपोरेशन से वर्षा भी हो। उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि वेस्ट को जला देना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। लैंडफिल्स का साइज़ रिड्यूस करना चाहिए जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, क्योंकि वो कूड़ा भी ग्रीन हाउस गैस मीथेन उत्सर्जित करता है, तो मीथेन उत्सर्जित करने वाली जगहों को बंद करना है। इसके अलावा फोरकास्टिंग कैपेबिलिटी बेटर करनी चाहिए, यानी कि अभी तो फोरकास्ट पता चल जाता तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं तो लोग बेचारे बाहर जाके प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटीज़ को हेल्प करना पड़ेगा एक दूसरे को हीट वेव को रिड्यूस करने में। अगर कम्युनिटीज़ देख रही हैं कि बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं या फिर झीलों का लैंड यूज़ अलग हो जा रहा है, झीलों को परिवर्तित किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ भी उनको आवाज़ उठानी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस भी जारी करनी चाहिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर रिसेंटली? इंदौर, भोपाल, दतिया या गुना? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। इवन आपको ये भी दिया जा सकता है कि किस इसका टेम्परेचर कितना था, किस रैंक पे था इन द टॉप हॉटेस्ट रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो यही सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पर मेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो एंड आई होप आप कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर हैं। हमने अभी रिसेंटली एक फायरी 5 शॉर्ट क्विज शुरू किया है, ये शॉर्ट्स में आपको मिल जाएगा। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे, शॉर्ट्स के सेक्शन में जाएंगे, तो फायरी 5 में 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, उसको ज़रूर देखिए, दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। सो थैंक यू सो मच everyone, stay updated.